नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। जैसा कि आज का विशेष सेशन बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जो एस्टेट में और सीटेट में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। हमने इसका पहला पार्ट किया था, उसमें 15 प्रश्न किए। अगर किसी बच्चे ने वो 15 प्रश्न नहीं देखे तो पहले वो देख ले। और अब ये एस्टेट 2017 का पार्ट 2 है, इसमें भी हम 15 प्रश्नों को करेंगे। इससे क्या होगा, हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि कौन कौन से वर्ड हैं जो साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, और किन वर्डों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, और कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम प्रश्न करेंगे। तो और जो इसमें टाइम लगता है वो हमारा एग्ज़ाम के अंदर टाइम भी बचेगा, क्योंकि साइकोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है और प्रश्न भी सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ करके जाएंगे, इन प्रश्नों को देख करके जाएंगे, तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा और प्रश्न भी डिट्टो सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको पढ़ने का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमें अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ना चाहिए, जीन पियाजे को पढ़ना चाहिए, वाइगोत्स्की को पढ़ना चाहिए, चोम्स्की को पढ़ना चाहिए, और इसी तरीके से मैस्लो को पढ़ना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइएगा हम करते हैं शुरुआत, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो 2 बटन है, एक लाइक का और एक डिसलाइक का। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर कर देना। ठीक है भाई, हम करते हैं शुरुआत। प्रश्न 1 है, दीर्घ अवधि मतलब ज्यादा लंबी, बड़ी, दीर्घ अवधि स्मृति, स्मृति क्या होती है, मेमोरी, जो किसी दीर्घ अवधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है। दीर्घ अवधि स्मृति जो किसी कार्य को, कोई भी काम है उसको कैसे करना है, कैसे करें से जुड़ी है। कौन सी स्मृति है वो? प्रक्रियात्मक स्मृति है? क्या वो एपिसोडिक स्मृति है? क्या वो तात्कालिक स्मृति है? क्या वो संवेदी स्मृति है? तो दीर्घ अवधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें वो प्रक्रियात्मक स्मृति होती है, प्रक्रियात्मक स्मृति होती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 है, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया और इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है, किस वैज्ञानिक के द्वारा मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है? क्या अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा? क्या अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग की संकल्पना दी है, या फिर क्या जेबी वॉटसन ने दी है, या जेबी वॉटसन ने दी है, या फ्राइड ने दी है? अल्बर्ट बंडूरा, जेबी वॉटसन और फ्राइड और वाइगोत्स्की, इनसे मनोविज्ञान के अंदर, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के अंदर एग्जाम में पक्का प्रश्न देखने को मिलता है। तो हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मॉडलिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। मॉडलिंग की संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है, किसने बच्चे को टेबुलर रसा मतलब एक खाली स्लेट, कोरा कागज, टेबुला रसा, ये भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। अलग, दोनों भी इकट्ठे भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। एक खाली स्लेट माना है, किसने बच्चे को टेबुला रसा या फिर एक खाली स्लेट माना है? क्या फ्राइड ने माना ऐसा? क्या पियाजे ने, या फिर स्किनर ने, या जॉन लॉक ने? आप देखो कि फ्राइड भी बार बार आ रहा है, पियाजे भी। कल वाली वीडियो में भी फ्राइड, पियाजे, स्किनर, फ्राइड, पियाजे, स्किनर, यही ज़्यादातर
पढ़े जा रहे हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो क्यों ना हमें इसी तरीके से इन्हीं पर ज्यादा काम करना चाहिए। तो किसने बच्चे को टेबुलर रसा कहा? क्या फ्रायड ने कहा, क्या पियाजे ने कहा, क्या स्किनर ने, या फिर जॉन लॉक ने? इसको टेबुलर रसा यानी कि खाली स्लेट का है जॉन लॉक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है वर्गीकरण की योग्यता का विकास। वर्गीकरण करना योग्यता का विकास होता है। पियाजे ने कुछ संज्ञानात्मक विकास की कुछ योग्यताएं बताई है, कुछ जैसे पूर्व संवेगिक अवस्था कौन सी होती है, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। इन अवस्थाओं पर पियाजे ने काम किया, जैसे कि कोई बच्चा किस तरीके से तर्क किस अवस्था में करता है, संवेगों के द्वारा किस अवस्था में सीखता है, या फिर मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है, किस तरीके से, इस तरीके से पियाजे से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो वर्गीकरण की योग्यता का विकास क्या संवेदी गामक अवस्था है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर कोई नहीं? तो वर्गीकरण की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होता है। वर्गीकरण की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, औपचारिक, संवेदीगामक, ये इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। संवेदीगामक अवस्था किसने कहा? जीन पियाजे ने। जैसे कि बच्चा मतलब जब संवेदी गामक अवस्था में होता है तो किस तरीके से सीखता है, इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 5 है परीक्षण जो अनुदेशन। आप देखो इनमें किस तरीके के वर्ड प्रयोग किए गए हैं। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है। कौन सा परीक्षण है वो? क्या वो रचनात्मक मूल्यांकन है, क्या योगात्मक मूल्यांकन है, या फिर मानक मूल्यांकन है, या इनमें से कोई नहीं? परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं उसका निदान करना के लिए किया जाता है, तो कौन सा है? रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर योजना बनाना और एवं निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकार। गार्डनर से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है। जो ये चीज है ना, ये भी बहुत गलत कराती है। अगर हम मनोविज्ञान के अंदर अगर इस चीज को नहीं देखते तो मान के चलो हमारे 2 या 3 प्रश्न पक्के गलत होते हैं। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से हम प्रश्न को कर सकते हैं। मनोविज्ञान के अंदर पॉजिटिव वर्ड होते हैं, उनको आंसर ज्यादातर मानकर चलना चाहिए। अगर हमें प्रश्न का नहीं पता हो तो हमें देखना चाहिए कि जो मनोविज्ञान है वो ज्यादातर पॉजिटिव बात करती है, पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करती है, और नेगेटिव वर्ड होते हैं जो बच्चे के लिए लाभदायक नहीं होते। इसके कारण, क्योंकि जो मनोविज्ञान है उसके अंदर क्या है? बाल विकास शिक्षा शास्त्र, बालक को महत्वपूर्ण माना गया। अगर बालक के बारे में नेगेटिव वर्ड बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो गार्डन द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, क्या ये प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, स्पाशियल बुद्धिमत्ता, क्या ये नहीं है? क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, क्या ये नहीं है? या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि? इनमें से संगीतात्मक संबंधी बुद्धिमत्ता के बारे में गार्डनर ने बताया, स्पाशियल बुद्धि के बारे में भी गार्डनर ने बताया, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में भी गार्डनर के द्वारा बताया गया है। लेकिन विश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा गार्डनर ने नहीं बताया। तो इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 7 है, अगर आपने हमारे पहली वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले 15 प्रश्न किए गए हैं।
मनोविज्ञान के अंदर 30 प्रश्न आते हैं स्टेट के अंदर। 15 प्रश्न हमने पहली वीडियो में कर लिए हैं। उससे पहली वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान कहाँ से आया, किसका अंग था, पहले उसको किसका विज्ञान माना जाता था, अब किसका विज्ञान माना जाता है, और कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, और कुछ बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में भी पता किया था। तो आप पहले उन वीडियो को देख सकते हो, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो वह नियम जो अधिगम के, प्रश्न नंबर 7 है, वह नियम जो अधिगम लर्निंग जो के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। गेस्टाल्टवादी कौन है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, आपने इस पर पूरा ध्यान देना है। नहीं है तो अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्या अधिगम की गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है? कौन सा नियम? समानता का नियम। क्या समानता का नियम अधिगम गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है? या फिर निकटता का नियम नहीं है, या फिर क्लोजर का नियम नहीं है, या फिर उपयोग का नियम नहीं है? देखिए, समानता का नियम भी अधिगम गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग है, निकटता का नियम भी है, और क्लोजर का नियम भी है, लेकिन ये उपयोग का नियम नहीं है। इसको हम आंसर मान करके चलेंगे। उसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है इन नियमों से, ये कौन सा नियम है, किसने दिया, ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, वह है, क्या है भाई? मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया जाता है, वह कौन है? क्या कर्ट लेविन है, या फिर सिगमंड फ्राइड है, या विलियम जेम्स है, या फिर स्किनर है? तो कौन है भाई? गणित की एक शाखा टोपोलॉजी, कर्ट लेविन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। इस तरीके से आप पढ़िए। आपको अगर आप इस तरीके से ये प्रश्न भी देख करके चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आप 15+ तो रहोगे, लेकिन अगर ये प्रश्न नहीं देखोगे और आप पढ़ रहे हो तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है शिक्षक। हमारा जो YouTube चैनल है बिरवाल क्लासेज के नाम से है, आप उस पर हिंदी पढ़ सकते हो। एस्टेट में 15 नंबर की हिंदी आती है, रीजनिंग पढ़ सकते हो, 10 नंबर की रीजनिंग आती है, और हरियाणा जीके भी पढ़ सकते हो, 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है, और ये तो पढ़ेंगे ही भाई। तो शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाता है। आखिर माह में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक कॉमन सेंस में आता है। ठीक है भाई, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? स्थिर अनुपात, या फिर चर अनुपात, या फिर स्थिर अंतराल, या फिर चर अंतराल? बताइए कि शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन का कौन सा नियम है भाई? स्थिर अनुपात नियम है, या फिर चर अनुपात नियम है, या स्थिर अंतराल, या चर अंतराल? आखिर में वेतन देना, तो आखिर में, हर बार आखिर में देना, तो ये स्थिर अंतराल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उसके बाद है पियाजे को तो बार बार पूछा जाता है, आप पियाजे के बारे में अच्छे से पढ़िए भाई। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था होती है जो संवेगों के द्वारा बच्चा कार्य करता है या सीखता है, सोचता है। संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु। अगर आप इन प्रश्नों को देखते हैं, इनकी जो वर्ड है, टफ वर्ड है, इसको आप पढ़ना भी सीखोगे और इसको एक जल्दी समय व्यतीत करना भी सीखोगे। और अगर आप इसको नहीं देखते हो
तो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न आया हुआ भी गलत कर सकते हो, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, टफ वर्ड है। थोड़ा इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन वर्डों का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं अच्छा होगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की कौन सी आयु है? क्या जन्म से 1 माह, या फिर 4 से 8 माह, या फिर 8 से 12 माह, या फिर 18 से 2 वर्ष है? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 माह से 2 वर्ष माना जाएगा संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक प्रतिनिधित्व की आयु। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, टीच TEACCH टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है अभी? टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। क्या श्रवण बाधिता बालक, या फिर मेधावी बालक, या फिर बौद्धिक अक्षमता वाले, या फिर ऑटिज्म? बताइए कि टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के लिए किया जाता है? तो ये ऑटिज्म होता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऑटिज्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, दृष्टिबाधिता और एक ही होता है अनुवांशिक क्रिया और एक्शन रिसर्च से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भी दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? किस प्रकार की शिक्षण सामग्री जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए कौन सी सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? क्या वीडियो आधारित, क्या वीडियो देखने से वो अच्छा कर सकते हैं, या दृश्य सामग्री, या स्पर्श कर करके ऐसे स्पर्श करने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? दृष्टिबाधिता स्पर्शात्मक सामग्री है, जो स्पर्श कर करके सीखना, उससे वो जल्दी सीख सकते हैं। तो दृष्टिबाधिता बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? स्पर्शात्मक होगी। प्रश्न नंबर 13, कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का नियम नहीं है? प्रयास और त्रुटि का, अगर आप इसको नहीं देखोगे, नहीं को, तो आप प्रश्न गलत कर सकते हो। प्रश्न को बार बार अच्छे से देखिएगा। तो क्या है? कौन सा प्रयास एवं त्रुटि? प्रयास एवं त्रुटि ये किसका नियम है? थोर्नडाइक का। थोर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए हैं, जो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। हमें सिर्फ इनको पढ़ना है। प्रथम नियम, तो जो सेकंड है गौण नियम है, तो उनके बारे में हमें अपने आप ही पता लग सकता है। तो जैसे थोर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिया? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये थोर्नडाइक के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार तकरीबन प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइएगा, क्या बहु अनुक्रिया का नियम ये प्रयास एवं त्रुटि का नियम नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम, अभिवृत्ति, अभ्यास का नियम, तार्किक अनुक्रिया, कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का नियम नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम क्या ये है भाई? अभिवृत्ति का, अभ्यास का, या तार्किक का? तो ये सारे बहु अनुक्रिया, अभिवृत्ति और तार्किक ये गौण नियम है भाई। तो क्या उत्तर होगा इसका? अभ्यास का नियम ये प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का नियम नहीं है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है भाई, किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? क्या समाज सांस्कृतिक सामाजिक अधिगम मनोलैंगिक सिद्धांत या चिह्न अधिगम सिद्धांत? बताइएगा कि किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ युक्त प्रक्रिया, सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? किसने देखा है? समाज सांस्कृतिक
सामाजिक अधिगम, मनोलैंगिक सिद्धांत या चिह्न अधिगम सिद्धांत। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समाज सांस्कृतिक, समाज संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति और इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। इनमें पूछा जा सकता है कि पियाजे के द्वारा क्या कहा गया या वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा गया। सामाजिक की और संस्कृति की बात पियाजे और ये करते हैं वाइगोत्स्की। और उसके बाद अभी प्रश्न नंबर 15 है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बालकों का उदाहरण नहीं है? विशेष आवश्यकता, जिनको आवश्यकताओं की जरूरत होती है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों का उदाहरण नहीं है RPDW एक्ट 2016 के अनुसार। क्या एसिड हमले के शिकार, ये उदाहरण नहीं है? क्या प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता है, या फिर दृष्टिबाधित, देखने में दिक्कत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपने देखा कि हमने इससे पहली वीडियो में 15 प्रश्न किए और ये पार्ट 2 है, इसमें 15 प्रश्न किए। इसी तरीके से आप पे प्रश्न पूछा जाएगा, 30 प्रश्न आएंगे। कहीं ना कहीं ये 2017 में एस्टेट में सभी प्रश्न आए, PYQ प्रश्न है। इसको आप अच्छे से देखिए। अगर आप ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पढ़ने से भी ज़्यादा अगर हम इन तरीकों पर काम करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मतलब अच्छे नंबर तो फिर भी ला सकते हैं और हम समय को बचा सकते हैं। तो आप अगर इसी तरीके से और वीडियो चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।